नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार वेतन में। है ना। नमस्कार, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? जल्दी से जुड़ जाइए। प्यारी दोस्त, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। कल हम पढ़ रहे थे, आप सभी ने देखा होगा गैसेस एंड गैसेस लो, लेकिन कल आपने एक चीज कही थी, सर थोड़ा सा जल्दी छोड़ दीजिएगा वगैरह वगैरह, तो मैंने 10 मिनट क्लास जल्दी छोड़ दी थी। रही बात आज की, तो आज आप मुझसे क्या पढ़ने वाले हैं? कसम से मजा आ जाएगा पढ़ करके आपको। हम वो पढ़ने वाले हैं। सर क्या पढ़ने वाले हैं ऐसा? आप आज मुझसे जो पढ़ेंगे वो है प्यारे आपका अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। लेकिन उसके पहले गैसेस लो बाकी था, जो आपने कल जल्दबाजी में कहा था। भैया कल से मतलब लास्ट क्लास जो हुई थी, गैसीय नियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर आज का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना भी डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली यहां से आपकी क्लास के अंदर एक प्रश्न पक्का समझिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप इसे हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। चलिए मैं कलर बदल देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई हेडिंग की बात। नमस्कार, ठीक है। सभी साथीगण धीरे धीरे जुड़ते जाइए। मुझे पता है आज आपकी संख्या आधी रहने वाली है, ठीक है ना। लड्डू कितने खाए? बहुत खाए आज, ठीक है भैया। पेट में जगह नहीं बची, इतने खाए, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चों का सम्मान समारोह था, तो मिलने भी आए थे। इस कारण से आप में से अगर किसी है ना बीच में, अगर मेरी मॉर्निंग में भी क्लास चल रही होगी तो वो आज नहीं हो पाई थी, मैंने आकर के आपको इन्फॉर्म भी किया था। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग। सबसे पहले गैसीय नियम। देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। मैं हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद ही किसी चीज को पढ़ाता हूं, ठीक है ना प्यारे। हम यहां पर बात करते हैं आपसे। हाँ, मैं आपको एक चीज महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं। कभी परसों के दिन, है ना, कल तो आपकी क्लास हो जाएगी, लेकिन परसों की अगर मैं बात करूं, है ना, तो एसएससी जीडी का सम्मान समारोह है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद उसमें सिलेक्ट होंगे ऑलरेडी, तो वो भी आएंगे। तो इसलिए मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। अगर मुझे शाम को समय मिला या 7 से 8 में मैं फ्री रहा, तो मैं बिल्कुल आपकी क्लास लगाऊंगा, ठीक है। तो परसों के लिए मैं थोड़ा डाउटफुल हूं, है ना, लेकिन बाकी नहीं। चलिए, तो देखो क्या होता है, जैसे कि कोई गैस है। इस गैस की अगर मैं आपसे यहां पर बात कर रहा हूं कि मान लीजिए ये एक गैस है एक प्रकार से, और ये जो गैस है इसमें 3 फैक्टर इसको इंपैक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। एक होता है प्रेशर, जिसे दाब कहा जाता है, ठीक है। एक होता है प्रेशर, जिसे दाब कहा जाता है। एक होता है प्यारी दोस्त टेम्परेचर, जिसे ताप कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है आयतन, जिसे वॉल्यूम कहा जाता है। किसी भी गैस के नियम में ये 3 चीजें कॉमन होती है। देखो जैसे मैं बलून फुला रहा हूं, बलून ऐसा हो गया फूल करके, जैसे मुंह फुलाया, तो ये जो मुंह फुला, इसमें क्या हो गया प्यारी दोस्त, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में जब भी किसी वस्तु का आयतन बढ़ता है, जैसे बलून है फुला रहे हैं भैया, उसका आकार बड़ा होता जा रहा है कि हाँ सर बड़ा हो गया। तो जब बलून का आकार बड़ा होता है, ऐसी स्थिति में क्या चीज हुई? ऐसी स्थिति में यह चीज होती है कि उसका दाब कम हो जाता है, क्योंकि बलून पर जब दाब बढ़ाते हैं तो उसका आकार कम होता है। गैसेस, जैसे कि कभी चाय बन रही हो, पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर वो पूरे कमरे में फैलती है। तो ये चीज हम एक नोटिस करते हैं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड है। कोई एक चीज आगे बढ़े, दूसरी कम, दूसरी बढ़े, तीसरी कम। इस तरह से हम इन चीजों को समझते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के इन गैसीय नियम को जब पढ़ते हैं तो 3 चीजें हमें देखनी होगी, 3 चीजों में संबंध स्थापित होंगे, है ना। टेम्परेचर में, प्रेशर में और वॉल्यूम में। देखो सबसे पहले हम नियम आता है बोयल का नियम। तो इस नियम को मैं बोलता हूं बीटी। बी से होता है बोयल और टी से होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को ये बोल देते हैं स्थिर है, मतलब तीनों का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते। हम इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ किसका कर सकते हैं? 2 का निर्धारण कर सकते हैं, एक साथ तीनों का नहीं कर सकते। प्यारे, अब हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले गैसेस लॉ के बारे में, गैसीय नियम के बारे में। तो गैसीय नियम की हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, है ना, गैसीय नियम की बात करते हैं। सबसे पहले नियम आता है बोयल का नियम, ठीक है। तो बॉयल का नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यहां देखो इसका भी टेम्परेचर देखो और इसका टेम्परेचर, दोनों एक ही जगह पर टेम्परेचर है,
ना इसका है ज्यादा है ना इसका। अब यहां देखना भैया, इसका प्रेशर पहले 1 पर था और यहां पर कुछ टेम्परेचर दिया गया। जब हमने प्रेशर को बढ़ाकर 5 पर पहुंचा दिया तो बॉयल ने अपने नियम में यह कहा कि ये टेम्परेचर को क्या मानते हैं, स्थिर मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। तो जब भी टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाता है, स्थिर माना जाता है, क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है, तो जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, है ना। ये चीज, सॉरी टेम्परेचर तो स्थिर है, प्रेशर के। मतलब कि जब जब आयतन बढ़ेगा तब तब दाब कम होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। कि सर मतलब ये समझो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे एक बलून है, उसका टेम्परेचर, 2 बलून लिए, एक बलून रखा हुआ है, एक को हम दबा रहे हैं, तो दबाने पर बलून का आकार बढ़ता है कि कम होता है? कि सर अगर बलून को दबाओगे, आप दाब ज्यादा करोगे तो उसका आयतन जो है वो छोटा होगा। तो प्रेशर बढ़ाने पर आयतन घटता है। प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के, 1 अपॉन, है ना, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के। तो पी बराबर दाब हो गया, वी बराबर आयतन हो गया। तो इसके अनुसार स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब घनत्व के समान। इस लाइन का सेंस तो बाद में निकला, मेन नियम ये है। सर यहां से प्रश्न कैसे आते हैं? अभी जितने भी नियम पढ़ेंगे उनमें सेम प्रश्न बनेगा जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 आप यहां पर देखिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स। ठीक है, यही नियम लिखा था हमने कि भाई साहब बॉयल के नियम के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स, है ना, बॉयल्स लिख लो, बॉयल मत लिखो, बॉयल्स लिख लो। अकॉर्डिंग टू बॉयल, बॉयल के नियम के अनुसार। अरे बॉयल के नियम के अनुसार कौन सा पॉइंट सही होगा आपको ये बताना है। प्रेशर डायरेक्टली, या फिर मैं साइन बनाकर समझाता हूं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसे प्रश्न आते हैं। बताइए आप होते तो क्या जवाब देते? आप होते तो क्या जवाब देते? वेरी गुड। धीरे धीरे रे मणा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत सो घड़ा, ऋतुआवत सो फल होए। मुझे यकीन है आप धीरे धीरे सीखेंगे। बताइए। बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। बस यही तो प्रश्न है, इसी तरह से तो प्रश्न आते हैं पेपर में, सभी के सही जवाब। तो इन्होंने कहा था कि जब हम किसी वस्तु का क्या बढ़ाते हैं, है ना, ताप को स्थिर रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और हम अगर उस वस्तु का प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। देखो यहां पर प्रेशर 1 पर था, ये 5 पर ले गए, तो पहले वॉल्यूम कितना था, इतना, फिर वॉल्यूम कितना हो गया, आधा। यही चीज है ना। इसको भाई बोर्ड पर लिखी हुई हर चीजें आपको नोट करना ही है। अगली चीज, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स ने अपने नियम में यह कहा कि भैया मैं दाब को स्थिर रखूंगा, तो इन्होंने कांस्टेंट किसको माना, या प्रेशर को कांस्टेंट माना? तो दाब को स्थिर मान लिया इन्होंने कि दाब जो है वो कम ज्यादा नहीं होगा। यहां देखो, यहां दाब 1 पर है और यहां पर भी दाब 1 पर है, कोई कम ज्यादा नहीं, सेम उसी कंडीशन में, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब हम यहां पर इस चीज को देखते हैं तो देखो पहले टेम्परेचर कम था, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले वॉल्यूम कम था, फिर वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया, आकार भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कहोगे तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके किसके, ठीक है ना, वॉल्यूम के। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके किसके,
वॉल्यूम के। आयतन मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिए, सिंपल सा फंडा है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। एक बच्चा कह रहा है कि अगर मैं सिलेक्शन लेकर के उज्जैन आऊंगा तो आप मुझसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है ना। आप आइए, हम जरूर मिलेंगे, है ना। आप आइएगा, हम उज्जैन में जरूर मिलेंगे, ठीक है। जब भी, है ना, आप ऑब्वियसली बात है पूरे दिन के लिए तो आओगे, तो मेरी क्लास के बाद जैसे ही मैं फ्री रहूंगा दिन में या शाम के समय में आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है। हो सकता है हम साथ में बैठ करके चाय पिए या खाना भी खाएं, ठीक है। तो बिल्कुल मिलेंगे, आइए। तीसरा नियम आता है गेलुसाक का नियम। इस बंदे ने कहा कि अगर हम नियत आयतन पर, है ना, व्हेन वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, देन pressure of gas directly proportional to temperature. When volume is constant, then pressure of gas directly proportional to temperature. तो इस नियम के अनुसार, है ना, नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो जो प्रेशर था, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के, ठीक है। मतलब कि अगर दाब को, प्रेशर को आप बढ़ाएंगे तो आपका वहां पर आयतन अर्थात वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये तीन ही कंडीशन जनरेट हो सकती थी, चौथी कोई जनरेट हो ही नहीं सकती, ठीक है। हाँ, सभी ने एक चीज को स्थिर माना, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखिएगा, है ना, यहां देखिए। अब देखो, आपको इनको याद कैसे करना है, बड़ा कठिन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। हमको पता है कितनी चीज होती है। मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं, यहां पर बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है इनमें, तो ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। पहली ट्रिक है बीटी। कौन सी ट्रिक है? पहली बीटी ट्रिक है। पहली ट्रिक कौन सी हो गई? बीटी। बी का मतलब हो गया बॉयल और टी का मतलब हो गया टेम्परेचर। बी का मतलब क्या हो गया? बॉयल, और टी का मतलब टेम्परेचर। क्योंकि बॉयल ने किसको स्थिर माना था? बॉयल ने किसको स्थिर माना था? किसको कांस्टेंट माना था? टेम्परेचर को, ठीक है। देखो यहां पर टेम्परेचर दोनों जगह बराबर था, है ना। अब चीज क्या बच गई अपनी, है ना, जो बच गई उसको याद करो, है ना। गेल लुसाक ने किसको माना था कांस्टेंट? तो गेल लुसाक ने, है ना भाई, चार्ल्स बॉयल हो गया। चार्ल्स ने किसको माना था? चार्ल्स ने प्रेशर को स्थिर माना था। फिर गेल लुसाक आएंगे। अब यहां देखो, है ना, यहां देखना, यहां क्या हो जाएगा? तो भैया जब टेम्परेचर स्थिर होता है तो प्रेशर, अब बलून को दबाएंगे तो उसका आकार बढ़ेगा कि क्या होगा? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। फिर आता है चार्ल्स। चार्ल्स ने किसको स्थिर माना है भैया? तो इन्होंने कांस्टेंट किसको माना है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर इन्होंने बोला है दाब पर, स्थिर दाब पर, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है? तो भैया, है ना, आयतन पर, है ना। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इन्होंने वॉल्यूम माना है। तो सी, और सी के बाद में क्या हो जाएगा? पी। तो चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट माना, तो सी और पी। तो सी का मतलब काई से हो गया, चार्ल्स से हो गया, और पी का मतलब काई से हो गया, दाब से। प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। दूसरी ट्रिक, ये पहली ट्रिक हो गई, ये दूसरी सीपी। तीसरी ट्रिक जो होती है वो होती है आपकी जी, है ना, याद रखिएगा, है ना, जीवी। तो गेल उसाक का भाई सीधी सी बात है, जीवी होगा, जीवी। वी का मतलब वॉल्यूम होता है।
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो प्रेशर के या प्रेशर डायरेक्टली। तो आप शॉर्ट फॉर्म में इन तीन से याद रख सकते हैं। ओके, वॉल्यूम का मतलब हिंदी लिखिए बेटा। अरे बेटा, टेम्परेचर का मतलब ताप होता है, मैंने सारे हिंदी पढ़ा रखे हैं, ये ट्रिक पढ़ा रहा हूं। बोयल का नाम तो बोयल ही है। अच्छा सॉरी सॉरी, यहां वॉल्यूम लिख दिया क्या, टेम्परेचर, माफ कीजिएगा, यहां तापमान आएगा। वो समझाते हुए बाय चांस लिख दिया होगा, माफ कीजिएगा, बाय चांस हो गया। ठीक है ना। चलिए, है ना, ये सही है, वो बाय चांस लिखने में आ गया। जब चीजें एक्सप्लेन करते हैं ना, तो माइंड में हमारे भी दो चार चीजें चल रही होती, तो कभी कभी हो जाता है। चलो कि राजा माफ किया सर। कतई जहर लोग हो तुम, हाँ। वेरी गुड। चलिए, अगला एक नियम है डोल्टन का नियम, है ना, और एक है एवोगेद्रो का नियम। एवोगेद्रो का सिंपल सा नियम, मैं चावल और कंकड़ को जैसे मिलाता हूं तो चावल और कंकड़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज देखी होगी, है ना। तो एवोगेद्रो का जो नियम है, इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैसें एक समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या एक समान होती है। जैसे ये समझिए, एवोगेद्रो का नंबर तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले पढ़ाया ही था, 6.022 इंटू 10⁻23। तो गैसों को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो प्यारे दोस्त आप सभी जानते हैं, मैनोमीटर का यूज किया जाता है ना। प्रेशर ऑफ गैसेस मेजर बाय मैनोमीटर। ठीक है, कुछ सुना दीजिए, है रोने लग जाएगा तू, है पढ़ ले, लिख ले, है मम्मी सुनाती है तो बुरा लगता है ना। चलो मैं कुछ सुना देता हूं। ठीक है, ए माटी तेरे खातिर कुछ कर गुजरेंगे, ए माटी तेरे खातिर कर, है ना, याद रखिएगा, शुरू से बोलता हूं। ए माटी तेरी खातिर कुछ कुछ कर गुजरेंगे, यकीन मान, यकीन मान, हम तेरे अस्तित्व की रक्षा को, यकीन मान, हम तेरे अस्तित्व की रक्षा को खुद मर मिटेंगे, खुद मर मिटेंगे। इस वतन से प्यारा न कोई था न कोई होगा, इस वतन से प्यारा न कोई था न कोई होगा। ए मेरे दोस्त, ए मेरे दोस्त, इस वतन से सुंदर ना कुछ था ना कुछ होगा, है ना। इस वतन से सुंदर ना कुछ था ना कुछ होगा। ठीक है, 2 क्लास का बोर्ड पीडीएफ, ठीक है मैं बोलूंगा। चलिए, तो इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैस एक समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या एक समान। देखो मैं बहुत कोई अच्छा शायर नहीं हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, शायरी वायरी मेरे को याद करके आता नहीं हो, तुम बोलते हो मैं कुछ भी सुना देता हूं जो मेरे मन में आता है। ठीक है, तो ये मेरी ही होती है, मैं ही बोलता हूं, है ना, तो इसलिए बनानी पड़ती हैं और मैं बोल जाता हूं।
ठीक है, तुम कहोगे कि सर इस पे सुना दो तो मैं उस पे सुना दूंगा, लेकिन भाई बात वही है कि मैं मेरे मन से सुनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको आज क्लियर बोल देता हूं, है ना। तो हाँ, पहले से कुछ याद हो, जैसे कि लड़कों की विदाई पर मैंने बहुत पहले लिखा था, बहुत वायरल लाइन है ये, कि कौन कहता है लड़कों की विदाई नहीं होती, अपनों की खातिर सपनों को छोड़ इन्हें विदा होना पड़ता है। अपनों की खातिर सपनों को छोड़ इन्हें विदा होना पड़ता है, हालात चाहे कैसे भी हो, अच्छा हूं मां घर यह बतलाना पड़ता है। हाँ, वो आलसी सा लड़का तब जिम्मेदार हो जाता है जब वो घर से विदा हो जाता है। हाँ, वो आलसी सा लड़का तब जिम्मेदार हो जाता है जब वो घर से विदा हो जाता है। खुद तप कर अपनों को सुनहरा कल दिखाता है। हाँ, वो लड़का भी विदा हो जाता है। हाँ, वो लड़का भी विदा हो जाता है। तो ये लाइनें मैंने बहुत पहले लिखी थी, कई बार सुनाई है। ठीक है, तो ये मुझे याद है, लेकिन जो नहीं सुनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है वो लिखनी पड़ती हैं। तो गैसों के दाब को मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है कम दाब पर। देखो यहां देखिए, इस पर प्रेशर कम लगाया, इस पर प्रेशर ज्यादा लगाया, लेकिन गौर से देखो इन दोनों के अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 मॉलिक्यूल हैं एज इट इज। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसमें भी 11 मॉलिक्यूल हैं। तो प्यारे दोस्त, ये फर्क इस बात से नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं कि अगर इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब रखा जाए तो सभी गैसों के आयतन में उपस्थित जितने अणु होंगे उन अणुओं की संख्या एक समान होती है। वो अणु हमेशा एक समान संख्या में पाए जाते हैं। आइए, अब जो नियम आता है उसे कहते हैं डोल्टन का नियम। भाई साहब, डोल्टन जो थे ना, आपने देखा होगा कि डोल्टन साहब की बात करें तो प्यारे दोस्त, यहां से इन्होंने क्या किया, सन 1802 के अंदर इन्होंने एक नियम दिया गैसों से संबंधित। यह वही डोल्टन है जिसने परमाणु सिद्धांत दिया, यह वही डोल्टन है जिसने एटम के बारे में बताया, परमाणु अविभाज्य कण है, यह हम लोगों को बताया। इस डोल्टन ने हमको कहा कि भैया इस नियम के अनुसार जब अक्रिय गैस, अक्रिय का मतलब होता है जो किसी से क्रिया नहीं करे, जैसे मैं हूं, मेरे साथ में 10 लोगों को छोड़ दिया जाए, मुझे नहीं पसंद है नए दोस्त बनाना, मुझे एक मेरा क्राइटेरिया फिक्स है कि मैं भाई अपने पुराने दोस्तों के साथ ही अच्छा फील करता हूं, हर किसी के साथ फील नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में मैं एक चीज कह सकता हूं कि भैया मुझे मेरे इन्हीं दोस्तों के साथ रहना है, मुझे यही पसंद है। तो अब बात निकल कर ये आती है कि भाई मुझे 10 लोगों के साथ छोड़ दिया जाए तो मैं उनके साथ क्या नई बॉन्डिंग बना लेता हूं, जब मेरा नेचर ही है कि मुझे नए लोगों से दोस्ती करना उतना पसंद नहीं होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, फिर क्या चीज निकल करके आएगी, फिर निकल करके ये आता है कि भैया ऐसे लोगों को आप 50 लोगों के साथ छोड़ दो, किसी के साथ बात तो कर लेगा लेकिन दोस्त नहीं बना पाएगा। तो प्यारे दोस्त, यहां पर सेम चीज होती है। इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी अक्रिय गैस, जब भी हम किसी ऐसी गैस को अन्य गैसों के साथ मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है, कभी कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि वो गैसेस मिल गई और कुछ नया बन गया। जैसे यहां पर आप 2 डायग्राम देख रहे हैं, एक में येलो कलर के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक में आपको पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक नॉन रिएक्टिव अक्रिय गैस है और एक नॉर्मल गैस है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया। तो प्यारी दोस्त याद रखना, यहां पर ये देखो, यहां पर येलो वाले मॉलिक्यूल अलग हैं, रेड वाले मॉलिक्यूल अलग हैं। ठीक है, तो भाई इस चीज को ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार जब अक्रिय गैस के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है और मिश्रण के साथ यह अप्रभावी रहती है, मिलेगी ही नहीं। कैसे मिल जाएगी, जब इन्होंने यह नियम दिया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि क्या इस नियम को हम लगा सकते हैं। तो पहली बार कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पर यह नियम लागू हुआ था, और तब जब ये नियम लागू हुआ तो इनके नियम की पुष्टि की गई कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, मैं आपके जवाबों के, है ना, आंसर के जवाब लास्ट के 5 मिनट में दे दूंगा। ठीक है, चलिए, गैसीय मिश्रण, सभी गैस आंशिक, याद रखिएगा, या पार्शियल दाब का कुल योग क्या होता है। देखो जितनी भी गैस, मुझे एक बात बताओ, मैंने 1 किलो नमक लिया, 1 किलो आटा लिया, 1 किलो दाल ली, 1 किलो चावल लिया, मैंने 4 आइटम 1-1 किलो लिया, टोटल कितनी चीज हो गई बताइए, टोटल कितनी चीज हो गई बताइए। कि सर 5 किलो हो गया, बिल्कुल वही चीज। ठीक है, 4 किलो लिया, 4 आइटम लिए 1-1 किलो के, तो 4 किलो, 5 लिए तो 5 किलो, 6 लिए तो 6 किलो।
सेम वही चीज यहां पर है। ठीक है, तो भैया इसी के लिए इन्होंने एक नियम दिया था, P बराबर P1 प्लस P2, जितने भी हो उन सबको जोड़ दो, वो चीज यहां पर निकल करके आ जाएगी। आदर्श गैस नियम। ठीक है, जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये समझ, मैंने शुरू में एक प्रश्न करवाया, बिल्कुल वैसे ही आते हैं। जो चीज नियम में लिखी गई है, ये नियम किसने दिया था बताइए? चार्ल्स ने किसका नियम दिया था? गैसों का नियम। निम्न में से किसने गैसों के नियम नहीं दिए? अब प्यारे दोस्त यहां पर एक चीज ध्यान रखना। अब आदर्श गैस का नियम, आइडल गैस क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी, सबने रट रखा है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं कहता हूं कि एक आदर्श स्टूडेंट वो होता है जब टीचर पूछे वो जवाब देता है, वो टीचर जो बताए उस तरह से तैयारी करता है, अपने गोल पर फोकस रखता है ना भाई साहब। ऐसा नहीं होता 2 मिनट रील देख लूं के चक्कर में 2 घंटे गायब हो गए, पता ही नहीं चलता उसको। अब ऐसी स्थिति में वो बच्चा मेहनत करता है, लेकिन वो ऐसी चीजों में लगा हुआ है। दूसरी चीज, माता पिता की आज्ञा मानता हूं, माता पिता कहते मोबाइल मत चलाओ, है मैं तो चलाऊंगा। तुम आदर्श बच्चे कैसे हुए? है सर इतनी सी बात पे हम आदर्श बच्चे नहीं हुए क्या? हम तो माता पिता की पूरी सेवा करते हैं, थोड़ी बहुत तो है ना हो ही जाती है, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए। वो आदर्श बच्चा हुआ। माता पिता कहते कि बेटा तू यहां घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी से बात नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। ये आदर्श बच्ची की डेफिनेशन बना दी। कुछ कर पाओगे? हाँ, ये तो इनने अपने सहूलियत के बनाई है, हमारा क्या है इसमें? तो जैसे वो चीज वहां पर आ गई सेम टू सेम, कि भाई कोई भी बच्चा है ना, इंक्लूडिंग देखो कुछ ना कुछ कमियां तो रही होंगी। यूं ही कोई बातें थोड़ी छुपाता है, यूं ही कोई बातें थोड़ी छुपाता है ना। उन्हें पता है इससे बुरा लगेगा, उन्हें पता है कि इससे बुरा लगेगा, शायद इसलिए हर कोई कुछ कुछ नहीं बताता है। तो प्यारे दोस्त, यहां पर आदर्श गैस बराबर पीवी बराबर एनआरटी होता है। पी जहां प्रेशर, वी जहां वॉल्यूम, एम नंबर ऑफ, याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर आपका गैस स्थिरांक या गैस का नियतांक होता है, टी टेम्परेचर होता है, अभी हम पढ़ेंगे। इसी तरह से आदर्श गैस का नियम, चार्ल्स का नियम, बायो का है ना, बॉयल का नियम है ना, और मुख्य रूप से एवोगैड्रो के नियम को मिलाकर के एक नियम बनाया गया। तो चार्ल्स, एवोगैड्रो और बायल के नियम को मिलाकर आदर्श गैस का एक नियम बनाया गया। इस नियम में गैस के आयतन तथा उनके ताप दाब की मात्रा के बीच में संबंध बताना था। ठीक है, तो भाई ऐसा क्या हुआ यहां पर, ऐसी क्या चीज निकलकर सामने आई कि बात दोबारा ना हो पाई? तो प्यारे दोस्त यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस नियम की जब हम बात करते हैं आदर्श गैस, तो ऐसी कोई गैस है ही नहीं जो आदर्श गैस हो कि सर मतलब प्यारे ये कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, ये मात्र एक कल्पना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आइडियल गैस होती है, आदर्श गैस होती है, इसके लिए इन्होंने एक नियम दिया। उस नियम के हिसाब से मैं आपको कहूं तो सबसे पहली चीज ये थी कि वो गैस, प्यारे दोस्त याद रखिएगा, वह गैस जो टकराए और उनके अणुओं के टकराने का जो समय हो वो नगण्य हो, जीरो हो। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि अगर कोई गैस टकराए तो टकराने में वो जीरो समय ले, वो गैस जो हो जाए वो यहां पर आएगी। तो ऐसी स्थितियों में कई यहां पर ऐसे पॉइंट्स को डाला गया जिसके कारण से ये चीज यहां पर डायरेक्टली जब सामने आई तो ये कहा गया अरे यार ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूं मैं बैठूं और मैं जगह नहीं घेरूं, तो ये पॉसिबल है क्या? जब भी कोई गैस टकराएगी तो टकराने का समय होगा, और जो कण अगर प्रकृति में पाया जाता है तो वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा ही घेरेगा। ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आदर्श गैस मात्र एक कल्पना है, क्योंकि इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं वो एक भी गैस के अंदर फिट नहीं होते। तो वह गैस जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल हो तथा वह नगण्य स्थान को घेरती हो, प्यारी दोस्त, उसे आदर्श गैस कहा जाता है। आदर्श गैस मात्र एक कल्पना है, ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा कभी भी प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी यहां पर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहां से आगे, है ना। अब जो आगे की बात होगी वो कार्बनिक रसायन की होगी, कार्बन और उसके यौगिक की होगी। देखो जब भी हमें माइंड में ये चीज आई होगी कि कार्बन होता क्या है, तो प्यारी दोस्त आइए सबसे पहले उसकी बात करते हैं जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम कार्बन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु, इट्स नॉन मेटल। यह एक अधातु होती है।
यह क्या होता है? नॉन मेटल होता है, एक अधातु है। सिंपल सी बात, आप सभी जानते हैं। इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 और 12। तो एटॉमिक नंबर 6 हो गया। ये एटॉमिक मास अर्थात परमाणु द्रव्यमान हो गया। ठीक। तो कार्बन जो है, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? संयोजकता 4 होती है। ठीक है, वेरी गुड, है ना? तो ये कार्बन के बारे में कहा जाता है। कार्बन जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, उन सभी के अंदर कार्बन अनिवार्य रूप से देखने को मिलता है। लेकिन कार्बन के कुछ आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप हैं? समस्थानिक कितने हैं कार्बन के? तो मैंने 3 आपको पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूं। पहला है आपका 6C12, 6C13, 6C14। तो ये कार्बन के, इन्हें कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है C12, है ना, C13, C14। ये चीज, अरे नहीं भैया, एनटीपीसी के लिए ये पर्याप्त नहीं है। चलिए, है ना, मैं हाथ से ही लिख के बता देता हूं इन चीजों को। एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? अपरूप क्या होते हैं? एलोट्रोप एक तत्व का अलग अलग रूपों में पाया जाना। when one element found in different form, जब एक तत्व जो होता है वो अलग अलग रूप में पाया जाता है। कार्बन जो है, इसके 3 अपरूप हैं। अब वो 3 अपरूप कौन कौन से हैं?
नंबर एक हीरा होता है, डायमंड होता है। नंबर दो पर ग्रेफाइट आता है, और नंबर तीन पर फुलरीन आता है। ठीक है, चलो। एक बच्चा गुजराती में लिख रहा है, वो सोच रहा है कि शायद मुझे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तो बेटा जो भी लिखो सही लिखना, मुझे गुजराती पढ़ना आती है। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि मेरा जो होम है वो गुजरात से टच है। धार जिला, धार के बाद झाबुआ, और झाबुआ क्रॉस होते ही आपके गुजरात में घुसते हैं। ठीक है, तो कभी ये सोच कर लिख रहे हो, है ना, कि जो भी चीजें तो सही लिखिएगा। कार्बन ग्रेफाइट तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। चलिए, वेस्ट बंगाल से हूँ, बिल्कुल सही है ना। कभी कभी होता है वो लिख देते का मास्टर को क्या ही पढ़ना होता होगा, हाँ ये तो गुजराती है। तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आइएगा यहाँ पर। तो एक तत्व का अलग अलग रूपों में पाया जाना, तो इसके तीन एलोट्रोप होते हैं, है ना, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। चलिए, अब बात यहां पर ये निकल के आती है कि सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है। हीरा बेटे, तैयार हो आप सब? तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप में पहला नाम जो आता है वो हीरा का आता है। का कहें तुम्हें, हीरा मतलब अंग्रेजी में डायमंड वा, हीरा मतलब डायमंड वा। ठीक है, तुम्हाको भालोबासी, मेरे को ये भी पता है ना, अमी भी तुम्हाके भालोबासी। ठीक है, चलो आओ, है ना, हीरे की बात करते हैं, डायमंड की बात करते हैं। वो कहते ना कि तेरे इश्क में हम खुद से खुदा हुए, तेरे इश्क में हम खुद से खुदा हुए, पहले तुझसे फिर खुद से जुदा हुए। ठीक है, तो भाई वही चीज आती है। तो क्रिस्टलीय मतलब हीरा या डायमंड। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध, ठीक है, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध तथा सघन रूप होता, मतलब सर का होगा, मतलब ई होगा कि जिसमें कार्बन के पार्टिकल बहुत 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 पास होते हैं, वो होता है सघन या डेंस। तो कार्बन का सघन या डेंस रूप होता है ना। अरे हाँ जी भैया। तो ये कार्बन का सबसे शुद्ध तथा सघन रूप होता है, डेंस एंड प्योरेस्ट फॉर्म होता है। कठोर पदार्थों में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे, कि प्राकृतिक तौर पर सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, नेचुरली पाया जाने वाला। स्टार लगा दूं या डब्बा बना दूं तो दोस्त उसको तो रट मारना। प्राकृतिक तौर पर पाया जाने वाला सबसे सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। ठीक है, इसका घनत्व 3.51 होता है, मत याद रखना, है ना। इसका अपवर्तनांक जरूर याद रख लेना, 2.45 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर होती है ना। मी काय, ठीक है, मेहनतियों तुमला कलते आहे हे पढ़ ले। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार खुद कहती है मुलगी पगली प्रगति जाली है, मुलगी पगली प्रगति जाली। तो है ना भाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद कहती है, तुम यहां हो के, है ना, माजा तुका काय कर रहे हो। पढ़ो फटाफट, चलो। इसकी डेंसिटी 3.51 ग्राम सेंटीमीटर होती है, और बात की जाए अपर नाम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.45 होता है। ठीक है ना भैया। ये अब हीरा क्यों चमकता है, फिजिक्स में एक प्रश्न आता है, ये केमिस्ट्री में भी है। हीरा क्यों चमकता है? क्योंकि उसको चमकना है। क्यों चमकना है? कि जब प्रकाश उसके अंदर घुसता है तो भाई साहब वो क्या कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा चमकता है। तो हीरे के जो चमकने का कारण है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा चमकता है।
चलिए अगला, यह पारदर्शी विद्युत तथा ताप का कुचालक। इसमें जैसे मान लीजिए एक हीरे के ऊपर मैंने तुमको बिठा दिया, एक बड़ा सा हीरा था, इस हीरे के ऊपर के राजू खड़े हो जा, तुम जाकर के हीरे पे खड़े हो गए, हमने यहां से करंट छोड़ दिया। राजू कह रहा है कच्छू नहीं हुआ सर, मतलब राजू को हीरे के ऊपर करंट नहीं लगा, मैंने इस पे पानी छोड़ दिया है सर, करंट लग रहा है सर। ठीक है, तो मतलब जब करंट लगे तो वो विद्युत का सुचालक, नहीं लगे तो कुचालक। तो भैया ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है। जैसे लोहे की छड़ को उधर से गर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद इधर से गर्म हो ही जाती है, गर्म लगता है छोड़ देते हैं, है ना प्यारी दोस्त। तो यह पारदर्शी विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है ना। हीरे पर अम्ल एवं क्षार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हीरे पर एसिड और बेस, आप सोचे कि मैं एक अम्ल लाऊंगा, मेरे दोस्त के पास हीरे की अंगूठी है, वो उसको पहनाना चाहता है, मैं इसको गला दूंगा, फिर ये कैसे करेगा? तो भाई साहब वो जो हीरा है ना, अगर वो प्योर डायमंड है, वो प्योर हीरा है, तो वो कभी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मुझे सारी भाषाएं, देखो भारत में रहते हैं तो थोड़ी बहुत भाषाओं का ध्यान होना चाहिए। मेरी लैंग्वेज इसलिए थोड़ी बहुत है ना, मैं राजस्थानी भी जानता हूँ, मारवाड़ी भी जानता हूँ, मैं समझ जाता हूँ। गुजराती इसलिए जानता हूँ क्योंकि गुजरात का इलाका टच है। राजस्थान इसलिए जानता हूँ क्योंकि राजस्थान में आना जाना लगा रहता है, मेरा जो ननिहाल है, नाना वगैरह है ना, वो सब राजस्थान के हैं, पैतृक गाँव भी उधर है। महाराष्ट्र में रिलेटिव हैं तो भैया जाना आना लगा रहता है, तो मराठी भी थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, बिहारी और जो है ना थोड़ी बहुत बांग्ली लैंग्वेज अगर जो हिंदी में लिखते हैं, है ना, तो वो इसलिए आती है क्योंकि भैया बच्चों से ही बातें कर करके थोड़ी बहुत हमने सीखी है। उड़िया भी कुछ वर्ड मुझे पता है, उड़िया मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है। तो ये लैंग्वेज है, जैसे मुझे बुंदेलखंडी में, मध्य प्रदेश से हूं तो बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, मालवी, इन लैंग्वेज की भी अच्छी खासी समझ है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मुझे उड़िया नहीं आती, लेकिन मैं धीरे धीरे आप ही से सीखूंगा। ठीक है, चलिए, तो हीरे पर अम्ल एवं क्षार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। देखो सीखना कभी, हरियाणवी भी समझ में आती है, ठीक है, पंजाबी भी समझ में आती है, बोल नहीं पाता इन दो लैंग्वेज को, है ना। चलिए आइए, भोजपुरी आती है ना। भोजपुरी का एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको फील भी हो। देखो क्या हुआ था, मेरी बिहार में पहली क्लास थी, एक बच्चे ने लिखा गोड़ लागतानी सर। मुझे समझ ही नहीं आया गुड़ लागतानी क्या होता है ये। मैं यार गुड़ तो बनाते हैं गन्ने से, ये कह रहा है गुड़ लागतानी सर। फिर मैंने बच्चे से पूछा मैं गुड़ लागतानी क्या, कि सर प्रणाम कर रहे हैं। तो मुझे तब समझ में आया कि अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसे कहते हैं, आपके पाँव छूने को कहा जाता है गुड़ लागतानी सर। ठीक है, फिर हमने पूछा कि कैसे हो को क्या कहते हैं, कि कैसन बानी को कहते हैं कैसे हो सर। ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो हीरा जो होता है, आपकी क्लास है 8 से, है ना, अभी तो समय है सर। ठीक है, चलिए, यह पारदर्शी विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। हीरे पर अम्ल एवं क्षार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इस पॉइंट को आपको यहां ध्यान रखना था। अब बात करते हैं हम यहां स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा डायमंड, चाहे आप है ना अम्लराज से भी कराओगे नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, यूपी की बस हाँ आती है समझ में। ठीक है, यूपी वाले इधर और उधर जाने को मोस्ट प्रोबेबल होता है, इंगे जा रहा है, उंगे जा रहा है। ठीक है, तो मजा आता है, देखो सीखने में मजा आता है। ठीक है, तो भाषाएं आपको लगभग लगभग थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए सभी, है ना। संरचनाएं या स्ट्रक्चर कैसा हो, देखो हीरा, हीरे की संरचना टेट्राहेड्रल होती, चतुष्फल की होती। बहुत प्रश्न आता है कि हीरा कैसा दिखता है, टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फल की होता है। ये कुछ इस तरह का। इसके परमाणु कार्बन में संकरित अवस्था में होते हैं। कौन सा संकरण होता है इसमें, sp3 संकरण होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जो संकरण पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है, तो sp3 संकरण इसमें पाया जाता है ना। दिस ईच कार्बन एटम रिमाइंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ sp3। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 है ना, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसमें sp3 संकरण होता है, sp3 है ना, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो चतुष्फल की संरचना है हीरे की, sp3 संकरण होता है। एक सहसंयोजक हीरा जो होता है उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, इजीली दिख जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में यही हीरे पर विराम करूंगा। ठीक है,
अब हम ग्रेफाइट से कल की क्लास में कर रहे होंगे, क्योंकि देखो आज का थोड़ा सा पार्ट टफ था, इसलिए अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, एनी ओनी कहते हैं सर। जी हाँ, अगर आप पूर्वांचल बेल्ट से हैं तो एनी ओनी कहेंगे। अगर आप यूपी के अंदर उस बेल्ट से होंगे जहां पर मुख्य रूप से मेरठ वगैरह इलाका है तो वहां पर इंगे उंगे बोला जाता है। ठीक है, चलिए। यूपी में अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर मैं कहता हूं ना कि मालवी होती है, इसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंडी भी होती है, बघेलखंडी भी होती है। जब मैं मध्य प्रदेश में मालवी बोली जाती है, बच्चे को बोलता हूं है हमारे यहाँ तो सर बुंदेली होती है, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि यूपी कोई छोटा इलाका नहीं हो सकता है। यूपी में कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि मैथिली बोली जाती है। ठीक है भाई साहब, कहीं पर ब्रज बोली बोली जाती है। हाँ, हो कह रहा इंगा क्या ले रिया तू चलो, अच्छी बात है। राजस्थानी बोलिए एक बार, है ना ठंठा कौन पढ़े है, ठंठा कौन पढ़े, थन मास्टर थन बड़े ही रियान था है। ऐसी लैंग्वेज होती है थोड़ी बहुत। ठंठा कौन पढ़े, थन मास्टर थन बड़े ही रियान था है, आवारा गिरदी करी रिया है, थारा माँ बाप रटापरा बिकी जासी है, भण लो था तो थारा जीवन बन जासी। चलो, कुछ पूछना है आज की क्लास से रिलेटेड? ScL से क्रिया ज्वेलरी बनाई जाती नहीं, डायमंड नहीं भाई, डायमंड नहीं। सोना किस में घुलता है? एक्वारेजिया के अंदर, HNO3 के अंदर। डायमंड को तराशा जाता है, काटा जाता है ना, यहां यूज नहीं होगा। बंगाली नहीं आती बेटा, समझ में आती है। अवधि बोली नहीं जाएगी मुझसे, सिर्फ समझ में आती है। आप लोग मुझसे बोली बुलवा रहे हैं आज, मैं आपसे डाउट पूछ रहा हूं। हरियाणवी बोल, हरियाणवी नहीं आती बोलने में, हरियाणवी वो टोन ही नहीं निकलता अंदर से। की करके मानेगा प्रधान। एक आपका 1 घंटा पता ही नहीं चलता है। यूपी के लैंग्वेज बेटा यूं बोलवाओगे तो थोड़ी बोलने में आएगा, कुछ पूछ लो मैं जवाब दे दूंगा उसका। लिख के पढ़ाओ, हाँ बेटा मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वाले टॉपिक के एक ही टॉपिक बचा है, तो लिख के ले लेंगे अगली बार से, है ना, अगले टॉपिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले अगले पार्ट से लिख के ले लेंगे। चलिए, ठीक बा, मिलते हैं अब लोग कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद। મજામાં છો? હા બિલકુલ, મારા મોટા ભાઈ હું મજામાં છું, है ना, घरे सब मजाમાં છે?